तो आज हम नया एक चैप्टर है, वो है क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो पहला वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का पहला स्टेप है वाटर डिमांड डिटर्मिनेशन करना। ठीक है, तो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में वो कर चुके हैं। उसके बाद हमारा डिटरमिन करना है सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से हम विथड्रॉ करेंगे। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर चुके हैं पिछले क्लास में। तो आफ्टर दैट द स्टेप इज टू चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर। जो हम सोर्स हम डिटरमिन कर रखा है, उसमें जो वाटर है उसका क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो क्वालिटी डिटर्मिनेशन करना है। उसके बाद ही हम आपको क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके कितना ट्रीटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ट्रीटमेंट का जरूरत है कि नहीं, वो हम डिटरमिन करेंगे बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द फाइंडिंग द सोर्स ऑफ वाटर, द नेक्स्ट स्टेप इज द टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में, क्यों हम डिटरमिन करेंगे। जो क्वालिटी ऑफ हमारा मेन जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का मेन पर्पस है, जो वाटर हम सप्लाई करेंगे, तो वाटर मस्ट बी पोर्टेबल एंड पोर्टेबल टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, पब्लिक हेल्थ इकोनॉमी और यूटिलिटीज, इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज, जहाँ पे हम वाटर सप्लाई करेंगे। अगर हम म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई करेंगे तो म्यूनिसिपैलिटी हम पब्लिक हेल्थ रिलेटेड है, तो हम वाटर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, प्योर पोर्टेबल एंड पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। विदाउट दैट पब्लिक हेल्थ का ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद हम अगर कोई इंडस्ट्री में वाटर सप्लाई करेंगे, तो इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वाटर क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों अलग है। म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई का क्वालिटी अलग है, इंडस्ट्रियल जो हम पर्पस वाटर सप्लाई करेंगे उसका क्वालिटी अलग है। ठीक है, तो पहले हम इंश्योर करेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम में हम कहाँ वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, इधर म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई और इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए एक रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए और एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह पे हम वाटर सप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें पहले डिटरमिन करना पड़ेगा जो अवेलेबल वाटर हमारे पास है, सोर्स है, उसका वाटर क्वालिटी क्या है। उसके बाद हम वाटर क्वालिटी को मॉडिफाई करेंगे जो डिफरेंट ट्रीटमेंट के जरिए। ठीक है, उसके बाद हम अभी जो दो टर्म बोली है, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड व्हाट इज पोर्टेबल वाटर। ठीक है, तो पोर्टेबल वाटर इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंग्रेडिएंट। ठीक है, अगर कोई वाटर अगर हार्मफुल इंग्रेडिएंट से फ्री है तो उसे कहेंगे हम पोर्टेबल वाटर। ठीक है, जो सेहत के लिए हानिकारक है, जो इंग्रेडिएंट वो अगर नहीं रहेगा, वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंग्रेडिएंट, तो उसको हम कहेंगे पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर इज द एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल। देखने में कैसा अपीयरेंस क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक वाटर है जिसमें कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई पी सकता है क्या वाटर? बताओ। जो वाटर में कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन उसको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वाटर कोई पिएगा? नो सर। नो। तो इसीलिए पहले हाँ, नो, कोई पी नहीं पिएगा। तो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले जो है पहला मेन फर्स्ट स्टेप है वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंग्रेडिएंट। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज द वाटर शुड बी एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल, लुक अपीयरेंस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो ये तो जो हमारा वाटर सप्लाई करेंगे वो पोर्टेबल भी होना चाहिए और पोर्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद एक है प्योर वाटर। उसके बारे में ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। प्योर वाटर इज अ केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। प्योर वाटर मतलब उसमें जस्ट वाटर एटम है, वाटर मोलिक्यूल है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर एक वाटर मोलिक्यूल बनता है। अगर वाटर में सिर्फ प्योर वाटर है जिसमें कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन वो भी हम पी नहीं सकते, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, वो सेहत के लिए हानिकारक है। तो एक यहाँ पे हमारे दो है,
वाटर में हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी नहीं होना चाहिए और वाटर एकदम केमिकली प्योर भी नहीं होना चाहिए। केमिकली प्योर मतलब उनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर कुछ नहीं है, ठीक है। तो वाटर में क्या है, थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऑफ, जैसे ये जो है ये थोड़ी बहुत क्वांटिटी आयरन होना चाहिए वाटर में। मिनरल, जो मिनरल हम जैसे मिनरल वाटर कहते हैं, ड्रिंकिंग वाटर जनरली मिनरल को मिनरल वाटर कहते हैं, हम उन्हें मिनरल वाटर को पीते हैं। मिनरल में क्या क्या होना चाहिए, जनरली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये जो मिनरल है, मिनरल का क्वांटिटी अगर ज्यादा होगा वो भी पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड लिमिट है उस स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से थोड़ी बहुत आयरन होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, फ्लोराइड थोड़ी बहुत, शुड बी लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो मे बी यूजफुल एंड गुड फॉर हेल्थ, बट नहीं, फ्लोरीन फ्लोराइड का क्वांटिटी शुड बी 1.5 मिलीग्राम पर लीटर टू 1 within this limit. If less than 1 milligram per liter, then it is harmful to health, and if greater than 1.5 milligram per liter, that is also harmful to health. So ये फ्लोराइड है वो बहुत ही सेंसिटिव है, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम अलग अलग से डिटरमिन, अलग अलग क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो इसका क्या क्वांटिटी होना चाहिए, परमिसिबल लिमिट क्या है, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये होगा वाटर का जो बेसिक क्या है, पोर्टेबल वाटर क्या है, प्लाटेबल वाटर क्या है, और मिनरल का क्या जरूरत है, ठीक है। उसके उसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल है, जैसे कि हमारा यहाँ पे बेरियम है, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, सायानाइड, लेड, सेलेनियम, कॉपर, टॉक्सिक, ये जो सारा आर्सेनिक बहुत ही हार्मफुल है। ये सारा जो ये है सिल्वर आर्सेनिक, ये सब बहुत ही टॉक्सिक एलिमेंट होता है, ठीक है। ये अगर कोई पी लेगा तो उसको इमीडिएटली कोई बीमारी आ जाएगा, ठीक है, कोई डिजीज प्रोड्यूस करेगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद है और एक कुछ बायोलॉजिकल बैक्टीरिया, ठीक है। ये तो होगा इनऑर्गेनिक है, जो मिनरल है वो सब इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटी है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में मैंने बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया बहुत ही हार्मफुल है, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, ठीक है, जॉन्डिस, ये सारा जो बीमारी है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट है बैक्टीरिया, इसकी वजह से होता है, ठीक है। डिसेंट्री तो कभी कभी कोई डिसेंट्री आ जाता है, कॉलेरा आ जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। ये सारा जो बीमारी है ये हमारा बैक्टीरिया से आता है। तो द वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम दिस इम्प्योरिटी, बैक्टीरिया से भी फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाटर का थोड़ा प्री रिक्विजिट, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए हम अगर एक दो करके हम वाटर में रिक्वायरमेंट ऑफ प्योर और होलसम वाटर, ठीक है। होलसम वाटर क्या है, हम पिछले दिन ऑलरेडी बोल चुका है, डिस्कशन कर चुका है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, पहले बात है वाटर को क्या क्या होना चाहिए, वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्जेक्शनेबल मैटर, मतलब फ्री फ्रॉम हार्मफुल इंग्रेडिएंट। वाटर में कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं होना चाहिए, एक। नंबर 2, इट शुड बी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। वाटर का कोई कलर नहीं है, अगर वाटर में कोई कलर आ जाता है तो वो एस्थेटिकली डिस्प्लेजिंग होगा, वो कोई पिएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए वाटर शुड बी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। फर्स्ट है वाटर शुड बी free from harmful ingredient, that is objectionable matter. Second है water should be colorless and odorless. Number 3, water should be free from harmful bacteria. वाटर में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, अगर हार्मफुल बैक्टीरिया रहेगा तो ये सारा बीमारी आ जाएगा। नंबर 4, द वाटर शुड बी सॉफ्ट, टेस्टी एंड कूल। ऐसा नहीं कोई हॉट वाटर है, ज्यादा कूल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत टेस्टी हो रहा है। ये जो टेस्ट इंप्रूव होता है जनरली जो मिनरल रहता है उसके वजह से थोड़ा टेस्ट आता है, ठीक है। और प्योर वाटर का तो कोरोसिव नेचर का होता है। तो सॉफ्ट होना चाहिए वाटर, हार्ड नहीं होना चाहिए, हार्डनेस कम होना चाहिए। हार्ड वाटर को पी नहीं सकते, तो वाटर शुड बी सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा बहुत टेस्टी होना चाहिए और थोड़ा कूल होना चाहिए, ज्यादा हॉट भी नहीं है, ज्यादा ठंडे भी नहीं है। और इसमें क्या है, थोड़ा बहुत मिनरल क्वांटिटी, जो मिनरल है इसलिए हम मिनरल वाटर कहते हैं। तो वाटर में जो होलसम वाटर है उसमें थोड़ा बहुत मिनरल भी होना चाहिए, जो सेहत के लिए उपयोगी है,
जो सेहत के लिए, जो हेल्थ के लिए ऑब्जेक्शनेबल है वो नहीं होना चाहिए। ये सारा एलिमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर, ये शुड बी, ये सारा एलिमेंट वाटर में नहीं होना चाहिए। और जो ये है जो आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है, इट शुड बी फ्री, इट शुड हैव फ्री डिसॉल्व ऑक्सीजन, डी मींस डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर मेकिंग इट फ्रेश। ठीक है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन एक पैरामीटर है जिसके द्वारा डिटरमिन कर सकते हैं हम वहाँ पे कितना पोल्यूटेंट है। अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन डिटरमिनेशन एक एक्सपेरिमेंट है, वो हम करेंगे। तो वाटर में शुड सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्री डिसॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्री सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, बहुत कम है, तो उसमें हम ये हम कंक्लूजन में आ सकते हैं क्या, जो वाटर इज पोल्यूटेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर पैरामीटर को डिटरमिन करते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो ये है वाटर का, जो हम ड्रिंकिंग वाटर है, मेनली यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बोला गया है। तो ड्रिंकिंग वाटर में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कशन, इंट्रोडक्शन करेंगे। अब देखते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर। जो हम वाटर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वाटर क्वालिटी में कौन सी पैरामीटर होता है। तो पहले है वाटर में थ्री टाइप का क्वालिटी होता है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर में 3 टाइप आता है। एक है फिजिकल वाटर क्वालिटी, नंबर 2 केमिकल वाटर क्वालिटी, नंबर 3 बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो इन फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर there are several quality parameter. First of all, there are in which we discuss only these 5 parameter. Number 1 suspended solids, physical water quality parameter में first है suspended solid, number 2 temperature, number 3 turbidity, number 4 color, number 5 taste and odor। ये सब फिजिकल वाटर का हम देखने में कोई केमिकल टेस्ट का जरूरत नहीं है इसमें, जस्ट फिजिकल वाटर क्वालिटी इसके ऊपर डिटरमाइन करें। तो व्हाट इज सस्पेंडेड सॉलिड? द सस्पेंडेड सॉलिड व्हिच इज dispersed in water and large enough to be removed by filtration and sedimentation are known as suspended solid। जो सॉलिड वाटर में सस्पेंडेड कंडीशन में रहता है, तो वाटर में जो सॉलिड पार्टिकल है सस्पेंडेड कंडीशन में, तो उसे सस्पेंडेड सॉलिड कहते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड में भी ऑर्गेनिक हो सकता है, में भी इनऑर्गेनिक हो सकता है। ठीक है, वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल दैट डिस्पर्स इन वाटर। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल वाटर में डिस्पर्स है वो जनरली हम फिल्ट्रेशन, और ये जो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन है वो जनरली ट्रीटमेंट यूनिट का नाम है। ठीक है, ये जो सस्पेंडेड सॉलिड है उसको रिमूव करने के लिए 2 मेथड है, एक है सेडिमेंटेशन मेथड, एक है फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, ये है ट्रीटमेंट यूनिट का नाम। तो द सॉलिड पार्टिकल व्हिच आर डिस्पर्स्ड इन वाटर एंड टू बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन आर नोन एज सस्पेंडेड सॉलिड। जो वाटर में सस्पेंडेड कंडीशन में सस्पेंशन में रहता है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? ये जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो कहाँ से, वाटर तो जो वाटर प्योर वाटर में ये सस्पेंडेड सॉलिड कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड आर सिल्ट, क्ले, सैंड, मिनरल, एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये सारा लीव ऑफ प्लांट्स, म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारा है सोर्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसकी वजह से अगर सस्पेंडेड सॉलिड किसी वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड रहेगा तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, फर्स्ट है, अगर वाटर में कोई सस्पेंडेड सॉलिड रहेगा तो ये एस्थेटिकली डिस्प्लेजिंग है, वो देखने में अच्छा नहीं है। तो अगर कोई एस्थेटिकली मतलब प्लाटेबल नहीं है, अगर प्लाटेबल नहीं है तो कोई ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा, इवन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी वो यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से एस्थेटिकली डिस्प्लेजिंग है, एस्थेटिकली देखने में अच्छा नहीं लगता। उसके बाद है अगर कोई केमिकल इम्प्योरिटी आ जाता है, ठीक है, एज ए सस्पेंडेड सॉलिड, तो उसमें थोड़ा बहुत कलर आ जाता है। ठीक है, तो वाटर तो कलरलेस है, तो अगर वाटर में कोई कलर आएगा तो वो भी हम यूजेबल नहीं है। उसके बाद कोई सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से कोई ऑर्डर आ जाएगा, स्मेल आ जाएगा। ठीक है, स्मेल आएगा तो स्मेल आएगा, वो भी हम यूजेबल नहीं है। ठीक है, और ये बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है एज ए सस्पेंडेड सॉलिड तो उसमें क्या है, उसको बीओडी कहते हैं। ठीक है, वो एक पैरामीटर है, बहुत बड़ा पैरामीटर है, बाद में हम डिस्कशन करेंगे बीओडी के। और बहुत सारी एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल,
उसमें क्या है, जो अगर कोई सस्पेंडेड सॉलिड रहेगा तो उसमें क्या है, हम अगर ट्रीटमेंट के लिए जो भी केमिकल यूज करेंगे वो सस्पेंडेड सॉलिड थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर में वाटर प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब केमिकल का जो ट्रीटमेंट केमिकल है जिसको यूज करके हम वाटर को ट्रीट करते हैं उसका थोड़ा वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सस्पेंडेड सॉलिड का थोड़ा सोर्स है, ये इफेक्ट है। और इसको मेजरमेंट करने का तरीका है बाय इवापोरेशन। ठीक है, डायरेक्टली हम इवापोरेट करके वाटर को सस्पेंडेड सॉलिड को मेजर कर सकते हैं। The total solid equal to water residue at 103 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर किसी वाटर को हम 103 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड में हम हीट करेंगे तो उसके बाद क्या है, पूरा का पूरा वाटर इवापोरेट होकर चला जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो है हमारा टोटल सॉलिड। उसके बाद है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। पूरा सस्पेंडेड सॉलिड के लिए पहले वाटर को हम, और कोई भी वाटर सैंपल है उसको हम पहले फिल्टर करेंगे, उसके बाद उसको उस फिल्टर वाटर को सॉरी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड फिल्टरेबल रेसिड्यू, फिल्टर करने के बाद उसको जो फिल्टर के ऊपर रह जाता है जो रेसिड्यू उसको हम 103 डिग्री सेंटीग्रेड में हम हीट करेंगे। उसके बाद जो मैटर रह जाएगा, जो सॉलिड रह जाएगा उसका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, और टीडीएस टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टीडीएस मतलब टोटल डिसॉल्व सॉलिड। टोटल डिसॉल्व सॉलिड नॉन फिल्टरेबल रेसिड्यू, जो फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर वाटर है, जो फिल्टर पहले तो हम यहाँ पे वाटर को फिल्टर करेंगे, फिल्टर के ऊपर में जो रेसिड्यू रहेगा उसको हम 103 डिग्री के सेंटीग्रेड के हीट करेंगे तो टीएसएस आ जाएगा, टोटल डिसॉल्व सॉलिड। और जो फिल्टरेबल वाटर है उस वाटर को जो अगर हम 103 टू 105 डिग्री सेंटीग्रेड में हम हीट करेंगे तो उसमें जो सॉलिड आएगा उससे कहते हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड। ठीक है, तो टोटल सॉलिड इक्वल टू टोटल डिसॉल्व सॉलिड प्लस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, ये है फिल्टर का ऊपर जो रह जाएगा वो है, और फिल्टर के नीचे पानी के साथ जो चला जाएगा फिल्टर करके वाटर, फिल्टर वाटर में जो सॉलिड है उसे कहते हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड। तो दोनों का अगर सम कर देंगे तो टोटल सॉलिड आ जाएगा। किसी का कोई डाउट अभी तो, कोई क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद सेकेंड पैरामीटर, सेकेंड वाटर क्वालिटी पैरामीटर इज टेम्परेचर। ठीक है, तो वाटर का टेम्परेचर फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर एक मीडियम रेंज में होना चाहिए। ठीक है, द मोस्ट डिजायरेबल रेंज इज 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बहुत ही the most desirable range of temperature 5 to 10 degree centigrade. The temperature above 20 degree centigrade are undesirable and 35 degree centigrade के ऊपर कोई है वो अनफिट फॉर पब्लिक सप्लाई। अगर किसी को का टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा है तो उस पब्लिक सप्लाई के लिए वो अनफिट है। ठीक है, और टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डिनरी थर्मोमीटर। ठीक है, ये टेम्परेचर क्या है, इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट है। टेम्परेचर क्या अगर टेम्परेचर चेंजेस द विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी, किसी को पता है व्हाट इज विस्कोसिटी? वाटर का विस्कोसिटी क्या है? सर रेजिस्टेंस टू फ्लो। हाँ, रेजिस्टेंस टू फ्लो है। तो ये है, अगर टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, कोई बोल सकते हो? टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी डिक्रीज सर लिक्विड में डिक्रीज होगा और एयर में होता है इंक्रीज। हाँ, लिक्विड में डिक्रीज होता है और एयर में इंक्रीज होता है विस्कोसिटी। हाँ एयर में। मैं Yes, sir. वाटर के बात कर रहा हूँ ना, वाटर तो लिक्विड होता है। ठीक है, वाटर में तो विस्कोसिटी है, वाटर का विस्कोसिटी टेम्परेचर डिक्रीज के होता साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो रहा है। हाँ, डिक्रीज हो रहा है, राइट। एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑल्सो टेम्परेचर के साथ डिसॉल्व ऑक्सीजन, टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो
बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड केमिकल टेम्परेचर के ऊपर बायोलॉजिकल एक्टिविटी और केमिकल एक्टिविटी कुछ केमिकल रिएक्शन है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर कुछ एक टेम्परेचर है, एक सर्टेन लिमिट ऑफ टेम्परेचर उसके ऊपर बढ़ेगा तो केमिकली रिएक्टिव हो जाएगा, और टेम्परेचर सर्टेन टेम्परेचर से कम होगा तो केमिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये वाटर का जो टेम्परेचर है बहुत बड़ा फैक्टर है, ये विस्कोसिटी के इफेक्ट करे, डिजॉल्व ऑक्सीजन को इफेक्ट करे। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करे, केमिकल एक्टिविटी को इफेक्ट करे, डेंसिटी को चेंज कर देगा। टेम्परेचर के साथ डेंसिटी का क्या रिलेशन है, वाटर का डेंसिटी का कोई बोल सकता है? What is the relationship between temperature and density of water? सर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी भी डिक्रीज डायरेक्टली होगी। प्रोपोर्शनल होती है सर। टेम्परेचर इंक्रीज Sir, करेगा decrease तो होगी। डेंसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज होगी। सर डिक्रीज होगी। सर डिक्रीज हाँ डिक्रीज होगा, ठीक है। और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगा। सर डेंसिटी इंक्रीज होगा। कब तक, कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होगा? 100 डिग्री। अरे मैं टेम्परेचर डिक्रीज की बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा तो कितना डिग्री तक डेंसिटी इंक्रीज होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डेंसिटी इंक्रीज होगा। 4 डिग्री से अगर टेम्परेचर फिर घटेगा तो फिर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 डिग्री में वाटर का टेम्परेचर, वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम और इंटरव्यू में आता है। टेम्परेचर, वाटर का डेंसिटी के साथ टेम्परेचर का रिलेशन, और कितने डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, और 4 डिग्री से कमेगा टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो भी डेंसिटी डिक्रीज होगा, और 4 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी डेंसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हुआ टेम्परेचर के साथ वाटर का रिलेशनशिप। तो हम टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए थर्मोमीटर यूज करते हैं। अब आते हैं कलर। ठीक है, वाटर में कुछ कलर आ जाता है। ये कलर किस वजह से आ जाता है? कलर में कोई ऑर्गेनिक मैटर, अगर वाटर में कोई ऑर्गेनिक मैटर आ जाता है उसकी वजह से कलर आ जाता है। कोई डिजॉल्व सॉलिड आ जाता है उसकी वजह से कलर आता है। कोई सस्पेंडेड सॉलिड आ जाता है उसकी वजह से कलर आ जाता है। जैसे कि कलर, सोर्स ऑफ कलर का क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़ा है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग वहाँ पे बहुत सारे कलर करते हैं, कपड़े को कलर करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वाटर में कलर आ जाता है। जो सोर्स है वो एक्चुअली वहाँ पे कलर करने के बाद जो वेस्टेज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है वो जनरली नदी में आकर कोई यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, तो नदी का जो रिवर का जो पानी है उसको कलर कर देता है। ठीक है, तो ये है वाटर को कलर आने का एक सोर्स है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा सोर्स है, और ये बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो कपड़ा में जो कलर यूज करता है वो बहुत ही केमिकल बहुत हाई मात्रा में केमिकल यूज होता है यहाँ पे, और वो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, उसके बाद डाइंग ऑपरेशन, ये जो पेपर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, पेपर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारा कलर यूज होता है। जैसे कि ड्रिंक, बहुत सारे जो ड्रिंक है वो डिफरेंट कलर का ड्रिंक आता है, देखो। ठीक है, वो वहाँ पे जो कलर यूज होता है, ठीक है, वो भी जो वेस्ट वाटर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर है वो भी अगर रिवर में गिरेगा उसकी वजह से कलर आएगा। ठीक है, तो ये है कलर। कलर के वजह से क्या है कि एस्थेटिकली डिस्प्लेजिंग है, और ये हार्मफुल भी है। कलर सेहत के लिए सही नहीं है। इम्पैक्ट्स क्या है? कलर का इम्पैक्ट एस्थेटिकली अनडिजायरेबल, देखने में अच्छा नहीं, कोई कलर वाटर पिएगा नहीं। ठीक है, एस्थेटिकली डिस्प्लेजिंग है। कॉम्प्लिकेट कोआगुलेशन, जो कलर एक्चुअली क्या है? केमिकल होता है। जब हम कोआगुलेशन एक ट्रीटमेंट यूनिट का नाम है, वाटर को प्यूरिफाई करने का एक ट्रीटमेंट यूनिट नाम है कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन प्रोसेस को और रिटायर कर देता है, वो इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, हैम्पर कर देता है। ठीक है, तो कलर के वजह से। डिफिकल्टीज इन ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, अगर कोई वाटर में कलर रहेगा और उस वाटर अगर कोई इंडस्ट्री में यूज होगा तो इंडस्ट्रियल जो भी डिफरेंट प्रोसेस है उसमें थोड़ा इंटरफेयर करेगा। ठीक है, वो सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस को भी थोड़ा हैम्पर करेगा। द कलर ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्लैटिनम कोबाल्ट। कलर मेजरमेंट का ये एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। कलर को हम कैसे मेजर करेंगे वाटर कलर को? उसके लिए है कि हम प्लैटिनम जो कोबाल्ट स्केल है, इसी स्केल में हम वाटर कलर को मेजर करते हैं। ठीक है, द
कलर को एक्सप्रेस करने का, जैसे कि हम ठीक है, तो कलर को हम द कलर इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल. So what is 1 milligram of platinum cobalt scale is the color produced by 1 milligram of platinum cobalt is 1 liter of water has been fixed as the unit of color and called TCU. ठीक है, तो कलर मेजरमेंट का यूनिट है TCU, ट्रू कलर यूनिट. ठीक है, अगर हम किसी भी वाटर का कलर मेज करेंगे, क्या है, अगर पहले हम वहाँ पे क्या पे 2 ग्लास लेंगे, एक में होगा सैंपल ऑफ वाटर, 2 ग्लास लेंगे, यहाँ में एक सैंपल ऑफ वाटर रहेगा, कलर मेजरमेंट करने के लिए 2 ग्लास वाटर लेंगे. ठीक है, ये है वाटर सैंपल जिसका कलर हम मेजर करेंगे. और एक ग्लास लेंगे जिसमें हम प्योर वाटर देंगे, और इसमें 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम ऐसे करके हम प्लैटिनम कोबाल्ट जो केमिकल है प्लैटिनम कोबाल्ट, उसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे. तो इसका कलर हम ऑब्जर्व करेंगे, और ये 1 2 3 4 ऐसे करके हम ये भी मिक्स करते जाएंगे. 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, जिस मिलीग्राम में दोनों कलर मैच हो जाता है ना, उसी में हम उसको कहेंगे कलर ऑफ द वाटर. मान लीजिए, मान लो यहाँ पे प्लैटिनम कोबाल्ट का 5 मिलीग्राम प्लैटिनम कोबाल्ट देने के बाद वाटर सैंपल का कलर और जो यहाँ पे प्लैटिनम कोबाल्ट का जो कलर है दोनों मैच हो गए, सेम हो गया. तब हम करेंगे इस वाटर का कलर है 5 TCU. ठीक है, तो ये इसी तरह का वाटर का कलर मेजरमेंट है. कोई भी मेजरमेंट का एक यूनिट होता है. ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड के ppm है. ठीक है, कोई भी मेजरमेंट का यूनिट होता है, तो कलर का यूनिट है TCU, ट्रू कलर यूनिट. ठीक है, तो और इसके स्केल है प्लैटिनम कोबाल्ट. क्लियर सबको? कोई डाउट इस मेजरमेंट में, कलर मेजरमेंट में? अब देखते हैं टेस्ट एंड ऑर्डर. ठीक है, तो टेस्ट एंड ऑर्डर वो भी एक फिजिकल पैरामीटर है. टेस्ट एंड ऑर्डर डिजॉल्व सोर्स क्या है, टेस्ट एंड ऑर्डर का सोर्स क्या है? डिजॉल्व ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके वजह से थोड़ा कलर आता है. टेस्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट, डिजॉल्व गैसेस, ये जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक ये मैटर है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, डिजॉल्व गैसेस है, इसकी वजह से वाटर में थोड़ा टेस्ट और कलर आ जाता है. ठीक है, और इसका क्या है, जैसे इट में कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. अगर किसी वाटर में डिजॉल्व हाइड्रोजन H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रहेगा, तो उसमें थोड़ा क्या है, उसमें जरा बैड स्मेल आएगा. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, अगर डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, डिजॉल्व मीथेन रहेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा. डिजॉल्व ऑक्सीजन तो थोड़ा वाटर को फिश करते हैं, इसके ये हार्मफुल नहीं है. लेकिन अगर ये जो H2S है, H2S बहुत ही बैड स्मेल क्रिएट करता है. H2S, मीथेन की वजह से भी बहुत बैड स्मेल आता है. ठीक है, तो ये है हमारा सोर्स ऑफ जो टेस्ट है, टेस्ट, स्मेल, ऑर्डर, उसका सोर्स है. इसके इम्पैक्ट क्या है, ये एस्थेटिकली डिस्प्लेजिंग है. ऑर्डर पोजिटिव ऑर्गेनिक मैटर में भी ये जो बहुत सारी ये जो H2S है, मीथेन है, ये सारी सेहत के लिए हानिकारक है. ये एस्थेटिकली डिस्प्ले हेल्थ के लिए हानिकारक है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए, कार्सिनोजेनिक होना चाहिए. ठीक है, ये एकदम बिल्कुल नील होना चाहिए. और इसको ये जो हमारा टेस्ट एंड ऑर्डर है, टेस्ट एंड ऑर्डर को मेजरमेंट करने का एक तरीका है डाइल्यूशन टेक्निक हम यूज करते हैं. ठीक है, हम पहले हम एक सैंपल लेंगे. ठीक है, मान लीजिए एक वाटर सैंपल है. वाटर सैंपल का यहाँ पे मान लीजिए एक वाटर ग्लास है. वाटर ग्लास में आप वॉल्यूम ए वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लेंगे. मान लीजिए 10 ml, 20 ml.
उसके बाद वहाँ पे क्या, इस ग्लास में हम वाटर को ऐड करेंगे, फ्रेश वाटर ऐड करेंगे। ये हमारा वाटर सैंपल, हम यहाँ पे प्योर वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे बी वॉल्यूम, कैपिटल बी वॉल्यूम ऑफ वाटर, मान लो यह कैपिटल बी वॉल्यूम ऑफ वाटर हम यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद वाटर का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर फ्री होगा, वाटर में कोई ऑर्डर नहीं रहेगा। तो अब हम वहाँ पे उसका ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे, उसका थ्रेशोल्ड नंबर कहते हैं, TON, थ्रेशोल्ड नंबर इक्वल टू A प्लस बी, टोटल वॉल्यूम ऑफ, जो यहाँ पे ए वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल प्लस बी इक्वल टू, अच्छा बी इक्वल टू जो फ्रेश वाटर हमने ऐड किया, तो दोनों को A प्लस बी डिवाइड बाई बी। तो ये जो रेशियो है इसको थ्रेशोल्ड नंबर, इसके थ्रू हम यहाँ पे वाटर का जो ऑर्डर है, टेस्ट और ऑर्डर है, दोनों को मेजर करते हैं। एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम रखा है, एक प्रॉब्लम हम कर लेते हैं, उसके बाद उसको क्लियर हो जाएगा। मान लो इफ 40 ml of water sample is diluted till it just loses its taste and order at 200 ml, then what is the TON, threshold number क्या है? तो यार यहाँ पे क्या है, A इक्वल टू 40 ml जो सैंपल ऑफ वाटर, जो ऑर्डर है वाटर है, इक्वल टू यहाँ पे A प्लस बी, हम 40 ml सैंपल में हम फ्रेश वाटर ऐड करके टोटल वॉल्यूम जब 200 ml हो गया तो वहाँ पे ऑर्डर फ्री हो गया, दैट इज A प्लस बी इक्वल टू 200। सो दैट थ्रेशोल्ड नंबर इक्वल टू A प्लस बी बाई A, दैट इज इक्वल टू 250/2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसके द्वारा, इसी के थ्रू हम वाटर का जो टेस्ट एंड ऑर्डर है उसको डिटरमाइन करते हैं। कलर डिटरमाइन करने के लिए ट्रू कलर यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, और थ्रेशोल्ड ऑर्डर, जो टेस्ट एंड ऑर्डर है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम थ्रेशोल्ड नंबर को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर सबका? कोई डाउट बताओ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसका एक्सपेरिमेंट भी है, जब एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल क्लास लेंगे तो टर्बिडिटी मेजरमेंट करेंगे। तो टर्बिडिटी में क्या है, व्हाट इज द टर्बिडिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द टर्बिडिटी। टर्बिडिटी इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच, ये टेक्निकल डेफिनेशन है। Turbidity is a measure of extent to which light is either absorbed or scattered by suspended material. ठीक है, it can be measured as the interference of the passage of light through the given wall. ठीक है, तो ये है क्या है टर्बिडिटी। व्हाट इज टर्बाइड वाटर? टर्बाइड वाटर मतलब किसी एक फ्रेश वाटर में जो अगर बहुत सारी इम्प्योरिटी जो है, सैंड, सील, क्ले, ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा, उसे हम टर्बाइड वाटर कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो सैंड, सील, क्ले, कोई वाटर में जो अगर ये सब अगर मिक्स रहेगा तो उसी वाटर को कहेंगे हम टर्बाइड वाटर। ठीक है, और इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लाइट सोर्स को इस्तेमाल करते हैं। पहले यहाँ पे मान लो, ठीक है, मेजरमेंट करने के तरीका हम बाद में बताएंगे। पहले व्हाट इज टर्बिडिटी? ठीक है, टर्बिडिटी इज द turbidity is a measure to measure of the extent to which light is either absorbed or scattered by the suspended material. ठीक है, अगर किसी वाटर सैंपल में बहुत सारी इम्प्योरिटी, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी रहता है, सैंड, सील, क्ले, ये सब इम्प्योरिटी रहता है, तो उस वाटर को कहते हैं टर्बाइड वाटर। ठीक है, तो और एक मेन बात है, ये जो हम मेजरमेंट करने के लिए हम लाइट सोर्स को इस्तेमाल करते हैं, इट कैन बी मेजर्ड बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पैसेज। अगर मान लो किसी एक वाटर सैंपल है, इसमें बहुत सारी टर्बिडिटी है, जैसे कि सैंड, सील, क्ले है, तो इसके थ्रू अगर लाइट जाएगा, मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, इसमें बहुत सारी सील पार्टिकल है,
और सारे सील्ट सैंड ये पार्टिकल है, स्पिनर ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसके थ्रू अगर लाइट सोर्स जाएगा, लाइट सोर्स जाएगा तो क्या है, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। तो कितना परसेंटेज लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगा उसको मेजर करके हम टर्बिडिटी को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी नहीं रहेगा तो क्या है, पूरा का पूरा वाटर इसके थ्रू पास हो जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, तो उसके करेंगे पूरा प्योर, टर्बिडिटी जीरो। अगर पूरा पास हो जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, उसको कहेंगे टर्बिडिटी जीरो। अगर कुछ लाइट बीम को कोई रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लाइट बीम अगर रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उसमें कितना परसेंटेज ऑफ लाइट बीम रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, उसको हम उसके ऊपर डिटरमिन करके टर्बिडिटी को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, अगर लेकिन ये जो मेजरमेंट है ये डायरेक्ट सस्पेंडेड सॉलिड नहीं है, ये सस्पेंडेड सॉलिड जो पहले जो सस्पेंडेड सॉलिड मेजरमेंट करता था इसमें पूरा सस्पेंडेड सॉलिड मेजरमेंट नहीं होता, ये सिर्फ टर्बिडिटी जो भी जो पार्टिकल लाइट बीम को रिफ्लेक्ट करता है उसी पार्टिकल को ये मेजरमेंट में आता है, मेजरमेंट के लाता है। ठीक है, बाकी जो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता उसको ये भी इसमें मेजरमेंट में नहीं आता। ये कैसे मेजर करते हैं? क्लियर व्हाट इज टर्बिडिटी? टर्बिडिटी क्लियर हुआ कि नहीं पता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है और प्रैक्टिकल में भी आता है। किसी का कोई डाउट टर्बिडिटी के बारे में? व्हाट इज टर्बिडिटी? इतना तक तो समझ में आ गया ना? टर्बाइड वाटर क्या? हाँ सर कौन से स्केल से मेजर करते हैं सर टर्बिडिटी? मेजरमेंट बाद में आते हैं, पहले व्हाट इज द टर्बिडिटी क्या है? मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, टर्बिडिटी इज द measure of the extent to which light beam is either absorbed or scattered by the suspended material. वाटर में अगर सस्पेंडेड मटेरियल रहेगा तो वो लाइट बीम को रिफ्लेक्ट कर देगा, वो उसका कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी का मेजरमेंट है टर्बिडिटी। और टर्बिडिटी क्यों आता है वाटर में? वाटर में अगर बहुत सारी सैंड सिल्ट क्ले जो पार्टिकल है, ऑर्गेनिक पार्टिकल इनऑर्गेनिक पार्टिकल, वो अगर वाटर में रहेगा तो उसी वाटर को कहेंगे हम टर्बाइड वाटर। ठीक है, उसी वाटर को कहेंगे हम टर्बाइड वाटर। ठीक है, और इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लाइट बीम को यूज करते हैं, तो कितना परसेंटेज ऑफ लाइट बीम रिफ्लेक्ट हो रहा है उसी के ऊपर बेस करके हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। और एक बात है, टर्बिडिटी और सस्पेंडेड सॉलिड दोनों अलग चीज है। सस्पेंडेड सॉलिड मेजरमेंट वो इवापोरेशन के थ्रू होता है, और टर्बिडिटी है जितना टर्बिडिटी वो पार्टिकल को कंसीडर करता है जिसके थ्रू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो ये है टर्बाइड वाटर एंड टर्बिडिटी। अगर कोई डाउट हो तो बोलो अभी। ठीक है, तो आफ्टर दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ टर्बिडिटी? मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, द कॉज इज प्रेजेंट ड्यू टू सैंड सील्ड क्ले वेजिटेबल फाइटर और जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो भी पार्टिकल है उसके वजह से यहाँ पे टर्बिडिटी जनरली वाटर में टर्बिडिटी इम्पैक्ट होता है। और इसका इम्पैक्ट क्या है टर्बिडिटी की वजह से? क्या होता है, पहली बात है वो देखने में अच्छा नहीं है वाटर, अगर टर्बाइड वाटर देखने में अच्छा नहीं है, वो यूजेबल नहीं है। उसके बाद जो भी वहाँ पे जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जो भी हम केमिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे वो केमिकल को एब्जॉर्ब करेंगे। और एक जो हम ये डिसइंफेक्शन जो यूनिट ट्रीटमेंट देते हैं उसको भी थोड़ा इंटरफेयर करते हैं। ये जो टर्बिडिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है कॉज, व्हाट इज टर्बिडिटी, व्हाट इज द कॉज ऑफ टर्बिडिटी, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ टर्बिडिटी। नाउ द मेजरमेंट, इट मे बी मेजर बाय टर्बिडिटी रॉड और टर्बिडिटी मीटर। दो टाइप में मेजरमेंट होता है, टर्बिडिटी रॉड से भी हम मेजर कर सकते हैं और टर्बिडिटी मीटर से भी हम मेजर करते हैं। इसका ये जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीग्राम पर लीटर ऑफ पीपीएम में। ठीक है, व्हाट इज टर्बिडिटी, कितना पीपीएम, 10 पीपीएम, 100 पीपीएम, 100 मिलीग्राम पर लीटर, 200 मिलीग्राम पर लीटर, ये ऐसे करके हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। और द टर्बिडिटी स्टैंडर्ड, पहले मेजरमेंट के लिए पहले स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। द टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज कॉल्ड यूनिट ऑफ टर्बिडिटी। अगर
मुझे एक शेर याद आ रहा है। टर्बिडिटी प्रोड्यूस बाय 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका। 1 मिलीग्राम सिलिका अगर 1 लीटर में अगर रहेगा, 1 लीटर में अगर 1 लीटर वाटर में अगर ये मान लीजिए 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर में अगर 1 मिलीग्राम सिलिका रहेगा तो वो जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं हम यूनिट ऑफ टर्बिडिटी, 1 यूनिट टर्बिडिटी। ठीक है। अब देखते हैं टर्बिडिटी रॉड और टर्बिडिटी मीटर क्या है। ठीक है, टर्बिडिटी रॉड है, यह है टर्बिडिटी रॉड। ये टर्बिडिटी रॉड है, ये रॉड है। ठीक है, यहाँ पर एक मेटल नीडल यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, मेटल नीडल है ये। ठीक है, तो ये जब ये वाटर में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो अगर क्लियर वाटर है तो ऊपर से ये नीडल को क्लियरली देख पाओगे। अगर टर्बाइट वाटर में टर्बिडिटी है, बहुत सारी सैंड सील करेंगे, सैंड सील क्ले ये जो है ये, तो इसकी वजह से क्या है, ये रॉड को अगर वाटर में इंसर्ट करोगे तो ये कुछ डेप्थ के बाद ये नीडल विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो कितना डेप्थ तक तो ये विजिबल रहेगा उसके ऊपर डिपेंड कर, यहाँ पे बहुत सारी स्केल हम फिक्स कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये स्केल से हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है। इस मेथड को कहते हैं टर्बिडिटी रॉड। ठीक है, ये पूरा टर्बिडिटी रॉड है, इसके ऊपर स्केल है और ये नीडल है। ये पूरा का पूरा रॉड को हम वाटर में इंसर्ट करेंगे। जितना डेप्थ तक वाटर, अगर क्लियर वाटर रहेगा तो ज्यादा डेप्थ ज्यादा होगा, ज्यादा डेप्थ तो वाटर नीडल देख पाएंगे, तो उसमें क्या है तो टर्बिडिटी कम है। अगर थोड़ी सी डेप्थ इंसर्ट करने के बाद ही ये नीडल हम देख नहीं पाएंगे तो उसको क्या है, तो उसका टर्बिडिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी इसीलिए देखो यहाँ पे नीचे से यहाँ पे वैल्यू हाई है, नीचे का वैल्यू हाई है, ऊपर का वैल्यू लो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब इंसर्ट करेंगे ये नीचे से इंसर्ट हो जाएगा। अगर मान लो इतना डेप्थ का वाटर के अंदर जाने के बाद हम नीडल देख नहीं पाएंगे, तो वाटर का टर्बिडिटी 600 जो है, जो यूनिट है 600 यूनिट है। ठीक है, अगर मान लो वाटर को पूरा का पूरा यहाँ पे हम डेप्थ का इंसर्ट कर देंगे, इसी डेप्थ तक ज्यादा डेप्थ तक इंसर्ट करेंगे मान लो यहाँ पे, तो आप तो क्या है वाटर का 55 मिली यूनिट है। ठीक है, इसके साथ कोई कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई करके टर्बिडिटी निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है स्केल वैल्यू है। ठीक है, तो इसी के थ्रू टर्बिडिटी रॉड के थ्रू हम वाटर को मेजर करते हैं। क्लियर, टर्बिडिटी रॉड का प्रिंसिपल क्लियर हुआ है? किसी का कोई डाउट टर्बिडिटी रॉड के बारे में? उसके बाद हम और एक है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। दो टाइप के होते हैं, एक है टर्बिडिटी रॉड, एक है टर्बिडिटी मीटर। तो टर्बिडिटी मीटर में ये बहुत ही पुराना है, पहले जब टर्बिडिटी मेजरमेंट करने के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं। अभी ये हम ऑब्सोलीट हो गया, ये नहीं यूज कर, अभी हम ये जो टर्बिडिटी नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट हम यूज करते हैं। ये जो है ये नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी, ये बहुत ही एडवांस है। इसमें लेजर के थ्रू वाटर लाइट बीम को हम वहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, और जैक्सन टर्बिडिटी मीटर में क्या होता है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर में जो लाइट है, पहले यहाँ पे बर्नर एक कैंडल रख देते हैं। ठीक है, एक कैंडल है, उसके ऊपर एक यहाँ पे जो वाटर कंटेनर, ठीक है, वाटर कंटेनर रखेंगे और इसी के थ्रू ये जो नीचे से लाइट बीम हम कैंडल यहाँ पे वाटर का जो कंटेनर है, वाटर कंटेनर का नीचे हम लाइट बीम रख देंगे। लाइट बीम पुट करने के बाद क्या होगा, ठीक है, और ऊपर से देखेंगे। ठीक है, अगर क्लियर वाटर है तो लाइट बीम को हम इजीली देख पाएंगे। ठीक है, अगर ज्यादा वाटर ज्यादा टर्बाइड है तो उसमें क्या है, यहाँ पे हम ऊपर से हम वाटर को देख नहीं पाएंगे। पूरा का पूरा जो लाइट है, नीचे से जो लाइट पास हो रहा है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा या रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही पुराना मेथड है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा ये पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, लेजर के थ्रू यूज करके जो कितना परसेंटेज ऑफ वाटर, कितना परसेंटेज ऑफ लाइट
लाइट बीम वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम यहाँ पे डिजिटली हम यहाँ पे काउंट करके उसके बाद डिजिटल मीटर है यहाँ पे पूरा वैल्यू शो हो जाएगा। ये बहुत ही आसान काम हो गया है, पहले तो बहुत वो होता। तो इसीलिए हम जनरली अभी जो टर्बिडिटी मीटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट को हम टर्बिडिटी मीटर को हम यूज करते हैं, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी मीटर। ठीक है, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी मीटर क्या है? इट बेस्ड ऑन परसेंटेज लाइट ऑफ गिवन इंटेंसिटी दैट इज यूज्ड आइदर एब्जॉर्ब और स्कैटर। ठीक है, इसको नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट को यूज करते हैं। और जैक्सन टर्बिडिटी मीटर में क्या है? परसेंटेज आइदर एब्जॉर्ब और स्कैटर 1 JT इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो ये जैक्सन टर्बिडिटी मीटर देखने में ऐसी है और नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट देखने में इसी टाइप का। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। ये जो मशीन है ये हमारा लेबोरेटरी में अवेलेबल है। जब प्रैक्टिकल हम कराएंगे तो इसी NTU नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी मीटर के जरिए हम टर्बिडिटी वाटर का टर्बिडिटी हम डिटरमिन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो ये सब जितना भी हम टेम्परेचर, सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, ये सब है हमारा फिजिकल वाटर क्वालिटी मीटर। अभी हम डिस्कशन करेंगे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में क्या क्या है? डिजॉल्व सॉलिड है, डिजॉल्व सॉलिड केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में आता है। पीएच, वाटर का पीएच सही होना चाहिए। एल्कालिनिटी, हार्डनेस, फ्लोराइड कंटेंट, फ्लोराइड एंड फ्री क्लोरीन, नाइट्रोजन कंटेंट, डिजॉल्व गैसेस, ऑर्गेनिक में बीओडी, सीओडी बहुत इंपॉर्टेंट, और डिफरेंट मेटल। ये सारा केमिकल वाटर क्वालिटी हम डिटरमिन करेंगे। उसके बाद ये वाटर का क्वालिटी हम क्या है कंक्लूजन में आ पाएंगे। तो फर्स्ट है डिजॉल्व सॉलिड। तो डिजॉल्व सॉलिड क्या है? जो वाटर में डिजॉल्व कंडीशन में रहता है। द मटेरियल रिमेनिंग वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन के फिजिकल प्रोसेस के द्वारा जरिए जिसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, जो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि वाटर में कोई अगर शुगर या सॉल्ट देने के बाद वो डिजॉल्व हो जाता है, उसी टाइप का बहुत सारी मटेरियल है जो वाटर को डिजॉल्व कंडीशन में रहता है, तो उसको हम डिजॉल्व सॉलिड कहते हैं। ठीक है, उसको मेजरमेंट करने के तरीका मैंने ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड है पीएच, वाटर का पीएच। ठीक है, पीएच ऑफ वाटर। तो पीएच क्या है? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, माइनस लॉग 10 बेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ये भी हमारा लेबोरेटरी में अवेलेबल है। हम वाटर का पीएच डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो पीएच इक्वल टू नथिंग बट log 10 बेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोटेंशियोमीटर। If pH equal to 7, that is called neutral water. If pH equal to 7, it is called neutral water. If pH greater than 7, that is called alkaline water. If pH less than 7, that is equal to acidic water. ठीक है, तो हम वाटर सप्लाई पब्लिक को जो हम वाटर सप्लाई यूज करेंगे, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई, उसमें जनरली क्या है? वाटर का पीएच जनरली क्लोज टू 7 के आसपास होना चाहिए। अगर 7 से बहुत ज्यादा है तो अल्कलाइन हो जाएगा, 7 से बहुत कम है तो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक वाटर, अल्कलाइन वाटर दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक है। इसीलिए जो वाटर हम यूज करेंगे उसका पीएच चेक करेंगे। अगर पीएच 7 का आसपास है तो वो हम पब्लिक सप्लाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पीएच अगर लेस देन 7 होगा तो क्या होगा? उसमें कोरोशन होगा, ट्यूबरक्यूलेशन होगा। और वाटर ग्रेटर देन 7 है तो उसका कॉज इंकरस्टेशन होगा, सेडिमेंट डिपॉजिट, डिफिकल्टी इन क्लोरिनेशन, ये सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7। इसीलिए क्या है, वाटर का जो पीएच है, पीएच जनरली 7 के आसपास होना चाहिए। क्लियर? पीएच सबको क्लियर है? कोई डाउट पीएच के बारे में? अब आते हैं एल्कालिनिटी। एल्कालिनिटी क्या है? The alkalinity is defined as the ability of water to neutralize acid. क्या है? वाटर को एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ा कैपेसिटी होता है। जिस कैपेसिटी की वजह से वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, उसे उस प्रॉपर्टी को और उस कैपेसिटी को कहते हैं एल्कालिनिटी।
ठीक है। अल्कालिनिटी क्यों आता है? अल्कालिनिटी आता है, अल्कालिनिटी इज प्रेजेंट ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन की वजह से, जो OH माइनस आयन उसकी वजह से अल्कालिनिटी आता है। OH माइनस एक है कार्बोनेट CO3 माइनस माइनस बाइकार्बोनेट आयन। तो ये जो तीन स्पीसीज है, हाइड्रोक्सिल आयन, कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन, ये तीन आयन की वजह से वाटर में अल्कालिनिटी आता है। अल्कालिनिटी मींस कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी को कहते हैं अल्कालिनिटी। ठीक है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम टाइट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। टाइट्रेशन तो केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो टाइट्रेशन मेथड के जरिए हम इस अल्कालिनिटी को, वाटर का जो अल्कालिनिटी है वो डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें बुरेट में टाइट्रेशन के बारे में पता है सबको? कोई बोल सकता है टाइट्रेशन क्या है? किसी को नहीं पता? हाँ या ना? अच्छा, पता है तो बोलो। प्रकाश बोलो। तो टाइट्रेशन में क्या है, हम एसिड दो बुरेट रहता है, पिपेट रहता है। ठीक है, बुरेट है, बुरेट में जनरली हम अगर वाटर अल्कालिनिटी हम डिटरमाइन करेंगे तो बुरेट में हम क्या रखेंगे? बुरेट में हम एसिड रखेंगे क्योंकि एसिड न्यूट्रलाइज करेंगे। और नीचे हम एक जो ये है फ्लक्स है, कॉनिकल टाइप के जो फ्लक्स है, उसी फ्लक्स में हम जो वाटर को रखेंगे और थोड़ा बहुत उसके पिपेट के थ्रू ड्रॉप करेंगे। ठीक है, वाटर को थोड़ा जो एसिड है, एसिड को हम वाटर सैंपल में ड्रॉप करेंगे और वो एक इंडिकेटर रहेगा। ठीक है, इंडिकेटर अगर कलर चेंज कर देगा तो इंडिकेटर में जब कलर चेंज होगा वो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट है। तो उसमें उसी के जरिए थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम कितना अमाउंट ऑफ एसिड यूज हो चुका है तो उसका एसिड न्यूट्रलाइजिंग का जो अल्कालिनिटी का स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, ये लेबोरेटरी में टाइट्रेशन इंस्ट्रूमेंट हमारा अवेलेबल है, जब प्रैक्टिकल करेंगे वो हम तब देखेंगे। ठीक है, तो टाइट्रेशन के जरिए हम यहाँ पे वाटर का अल्कालिनिटी है वो डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस, व्हाट इज द हार्डनेस? Hardness is caused due to the presence of multivalent metallic cation। अगर वाटर में मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगानीज, एल्यूमिनियम, ये सारा अगर ज्यादा रहेगा तो वो क्या है, उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहेंगे। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करेंगे एज ए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, एज ए कैल्शियम कार्बोनेट हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो हार्डनेस जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं, और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी इसे कहते हैं। तो टेम्पोररी हार्डनेस का मेन कॉज है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो ये है उसे कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम का और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा तो उसे कहते हैं हम टेम्पोररी हार्डनेस। और कैल्शियम मैग्नीशियम का जो अगर क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट सॉल्ट रहेगा तो उसे कहते हैं हम परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, और मेनली द रीजन ऑफ मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन, ये मल्टीवैलेंट मीन जो ये बैलेंसी है ये 1 से ज्यादा है, 2 3 4 ये जो है मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन, इसके वजह से हार्डनेस होता है। ठीक है, तो हार्डनेस का इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट है ये सोप कंजम्पशन ज्यादा होता है, स्केलिंग ऑफ बॉयलर, जो इंडस्ट्री में ये मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को ये बहुत ही हैम्पर करते हैं, तो इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। ड्रिंकिंग के लिए थोड़ा बहुत चल जाता है क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही सही है, तो इसके लिए ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हार्डनेस का इतना नहीं है, लेकिन हार्डनेस ज्यादा हो इंडस्ट्री में, बॉयलर में। ठीक है, इंडस्ट्री का बॉयलर जो है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। तो कोरोशन, इंकस्टेशन में पाइप के कोरोशन और इंकस्टेशन हो जाता है, फूड को टेस्टलेस कर देता है। ठीक है, ये है।
और इसको डिटरमाइन करने के लिए टाइट्रेशन, सेम टाइट्रेशन यूज करेंगे जिसमें हम EDTA EBT इरिथ्रोम ब्लड TA इंडिकेटर यूज करेंगे और EDTA जो सॉल्यूशन है उसके थ्रू हम ये पे टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेशन के बाद हम हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये है हार्डनेस का थोड़ा बेसिक प्रोसीड्यूर। उसके बाद है फ्लोराइड। ठीक है, ये फ्लोरीन है, फ्लोराइड है। फ्लोराइड जनरली वाटर में नेचुरली अवेलेबल है, वो नेचुरल सोर्स। फ्लोराइड इज फाउंड इन नेचुरल वाटर। वाटर में ऑलरेडी फ्लोराइड रहता है, नेचर में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन वाटर में ऑलरेडी रहता है। लेकिन फ्लोरीन में कितना कंसंट्रेशन में रहेगा वो बहुत ही जरूरी है। अगर हाई कंसंट्रेशन फ्लोराइड कंसंट्रेशन अगर ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम है तो वो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। वो क्या करेगा, मोल्टिंग ऑफ टीथ एंड फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस नाम को जो डिजीज है वो डिजीज जनरली ग्रेटर देन, अगर फ्लोराइड कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर है तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर लो कंसंट्रेशन, अगर फ्लोराइड कंसंट्रेशन लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा तो उसमें डेंटल प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, डेंटल केरीज ये डिजीज आ जाएगा। ठीक है सर, वो जब 1.5 ppm से अधिक होगा जब होगा ना सर ये चीज? नहीं, 1.5 मिलियन से जब होगा तब ये मोल्टिंग ऑफ टीथ एंड फ्लोरोसिस। ठीक है, टीथ का मोल्ट हो जाएगा, वो थोड़ा ऐसे चला जाएगा। और लो कंसंट्रेशन अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा डेंटल कैरीज है, कैविटी फॉर्मेशन, दांतों में कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर सर 1 ppm से कम हो तो? वही तो बोल रहा हूँ, 1 ppm से कम है, लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर है तो डेंटल कैरीज है। अगर 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट है 1.5 टू 1, 1.5 टू 1 के बीच में रहना चाहिए। अगर 1.5 से ज्यादा है तो वहाँ पे क्या, यहाँ पे जो दांतों का जो ये है मोल्टिंग ऑफ टीथ हो जाएगा। टीथ दांतों का पूरा मोल्ट पूरा पिघल जाएगा। ठीक है, जैसे बर्फ पिघल जाता है। कलर में भी चेंज आ जाता है ना सर? कलर में भी चेंज आ जाता है? हाँ, कलर में भी चेंज आता था ना सर, पीलापन वगैरह? कलर वो तो अलग है, कलर में भी चेंज आता है, लेकिन वहाँ पे पूरा का पूरा ये हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और फ्लोरोसिस जो यहाँ पे बोन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, इसको फ्लोरोसिस डिजीज कहता है। नाम है, मेडिकल ट्रीटमेंट है फ्लोरोसिस नाम है। और अगर लोअर कंसंट्रेशन है लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर तो डेंटल दांत में कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोनों बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, तो 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए। बिटवीन 1.5 एंड 1.5 टू 1 होना चाहिए। ठीक है, एक्सेसिव ये और एक प्रॉब्लम देखो, एक्सेसिव कंजम्पशन। अगर कोई फ्लोराइड हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज्यादा दिन से वो पी रहा है, वाटर कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें क्या है, बोन प्रॉब्लम। तो बोन में जो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगा, इवन बोन क्रिपलिंग हो जाएगा। क्रिपलिंग मतलब ये पे थोड़ा बैंड हो जाएगा। ठीक है, बोन में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये बहुत ही सर, वो तो अगर सर 5 ppm से अधिक होता है तब वो बोन फ्लोरोसिस होता है सर, तब उत्पन्न होती है सर। बोन फ्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, वो मतलब अगर हाँ वो सर 5 ppm से अधिक होता है जब होता है सर। वो तो होता है, लेकिन कितना दिन से वो कंज्यूम कर रहा है वो भी आएगा ना। हाँ सर, वो भी आएगा। कितना दिन से कंज्यूम कर रहा है वो भी आएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज कितना कंसंट्रेशन में कंज्यूम कर रहा है और कितना दिन से कर रहा है, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा ठीक। और ये जो परमिसिबल लिमिट है, ये परमिसिबल लिमिट याद रखना, क्योंकि ये हर इंटरव्यू में पूछता है, हर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अकेला लगाता हूँ। ठीक है, तो फ्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड जनरली की क्लोराइड है, क्लोराइड सी वाटर में सोडियम क्लोराइड इज अ मेन सबस्टेंस इन क्लोराइड वाटर। ठीक है, क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड क्या है? व्हाट इज सोडियम क्लोराइड? किसी को पता है सोडियम क्लोराइड क्या है? जो हर दिन यूज करते हो खाने में। नमक। ठीक है, सॉल्ट। तो क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड जनरली वाटर में अगर रहेगा तो उस वाटर नमक अगर रहेगा तो उसमें उस वाटर में क्लोरीन आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, क्लोराइड गिव्स सलाइन टू वाटर एज सी वाटर। ठीक है, सी वाटर में ज्यादा मात्रा में नमक रहता है, तो सी वाटर इसलिए सी वाटर में क्लोराइड ज्यादा मात्रा में रहता है। तो क्लोराइड को डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन यूज करें। ठीक है, टाइट्रेशन मेथड, सिल्वर नाइट्रेट डिटरमाइन बाय एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। टाइट्रेशन ये केमिकल रिएक्शन है
एजी सिल्वर नाइट्रेट जो सोल्यूशन है वो अगर वाटर में करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेशन होगा और वहाँ पे डिटरमिन कर पाएंगे हम क्या है, तो मेजरमेंट करके थ्रू हम डिटरमिन कर पाएंगे। उसके बाद है फ्री क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन एंड क्लोराइड आर नॉट द सेम। क्लोराइड अलग है, फ्री क्लोरीन अलग है। फ्री क्लोरीन मतलब क्लोराइड कोई सब्सटेंस है। क्लोराइन किसी जैसे नमक है, सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलकर जो क्लोराइड आयन रहता है। फ्री क्लोरीन है तो अलग है, फ्री क्लोरीन का वो भी उसका इम्पैक्ट भी अलग है। फ्री क्लोरीन नेवर फाउंड इन नेचुरल वाटर। फ्री क्लोरीन जनरली नहीं रहता, फ्री क्लोरीन जनरली रहता है इन फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, जैसे नमक के रूप में रहता है। ठीक है, इसी टाइप का पता है। लेकिन और जब एक्चुअली फ्री क्लोरीन हम यूज करते हैं ये पे है जब हम वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं ना, डिसइंफेक्शन के लिए फ्री क्लोरीन यूज करते हैं। इसलिए जैसे कि हम जो वाटर को थोड़ा बीटर टेस्ट आता है, जैसे कि म्यूनिसिपल वाटर देखोगे तो उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीन यूज करते हैं, उसी तरह बीटर अलग टाइप के टेस्ट आता है। ठीक है, थोड़ा बीटर टेस्ट आता है। ठीक है, दूसरे ट्रीटेड वाटर में जनरली फ्री क्लोरीन रहता है। ये भी डिटरमिन कर, फ्री क्लोरीन अब ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये परमिसिबल लिमिट 0.2 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होगा तो वो भी सेहत के लिए हानिकारक है। उसके बाद आर्सेनिक तो बहुत ही वो जनरल नेचुरल वाटर में रहता है। ये पॉइजनस टू हेल्थ। आर्सेनिक का परमिसिबल लिमिट क्या है पता है किसी को? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या सर? आर्सेनिक का ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक का परमिसिबल लिमिट क्या है? कोई नहीं पता तो मैं सर ये सर एक टॉक्सिक मेटल है, मतलब सर ये मतलब हाँ बहुत ही ज्यादा जहरीला है। लेकिन इसका एकदम जीरो नील तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर में ऑलरेडी आर्सेनिक रहता है, तो एकदम इसे ट्रीटमेंट करके पूरा तो हम वहाँ पे पूरा रिमूव नहीं कर पाते। तो उसके लिए थोड़ा स्टैंडर्ड है, जो इतना क्वांटिटी वाटर अगर रहेगा तो वो ज्यादा हानि नहीं करेगा, लेकिन वो भी हानिकारक है लेकिन ज्यादा हानि नहीं करेगा। तो उसका लिमिट हम देखेंगे, उसको ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड है वो हम देखेंगे, अभी देखेंगे। उसके बाद कुछ इसका कॉज क्या है सर? कॉज क्या है सर इसका? इसको नेचुरल है। ठीक है, इसको जो सोर्स से नेचुरल है, कॉज है ये जो पॉइजनस है जो सर होता होगा ना हमारे बॉडी पे फर्क पड़ता होगा किसी पार्ट पे बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कुछ? हाँ, आर्सेनिक में वो आर्सेनिक जो पॉइजनस जो रिएक्शन होता है ना, वो बहुत सारी आ जाता है। अच्छा, ब्लैक फुट डिजीज होता है ना, ब्लैक फुट डिजीज किसकी वजह से होता है? ब्लैक फुट डिजीज हाथों का देखोगे, चामड़ा, हाथों का स्किन है, स्किन में थोड़ा बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, नहीं सर, अगर सर ये अगर पॉइजनस होती है सर, इसमें लिखा है कि पॉइजनस फॉर पब्लिक हेल्थ, तो सर डायरेक्ट सर पहले तो लंग्स पे फर्क पड़ेगा सर इस पे। है लंग्स पे ये एक्चुअली इसका मल्टीपर्पज पॉइजन है। ठीक है, जो जनरली बच्चे के लिए ये जो हानिकारक ये है, और लंग्स के भी वही इफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो आर्सेनिक जनरली हम कंज्यूम कैसे करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम पानी के थ्रू कंज्यूम करते हैं तो उसमें थोड़ा स्टोमक में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सर्कुलेट पूरा बॉडी सिस्टम में सर्कुलेट हो जाएगा। बहुत सारी उसका साइड इफेक्ट बहुत सारी है। ठीक है, ओके। लिमिट क्या है? लिमिट बता दीजिए आर्सेनिक। हाँ, लिमिट बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। अभी स्टैंडर्ड लिमिट अभी बता देता हूँ। हाँ, 0.01 ppm, 0.01 to 0.05। सर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू सर 0.01 एक्सेप्टेबल लिमिट, 0.05 हमारा 0 सर 0.01 तो सर एक्सेप्ट ही नहीं है ना सर। 0.01 ppm एक्सेप्टेबल, 0.01 एक्सेप्टेबल। ये जो आर्सेनिक है 0.01 है एक्सेप्टेबल लिमिट। अगर 0.01 मिलीग्राम पर लीटर वाटर में रहेगा तो वो हम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। ठीक है, अगर किसी वाटर में आर्सेनिक का 0.0501 मिलीग्राम पर लीटर है तो वो सही है, वो नहीं। और मैक्सिमम अगर किसी वाटर से हम आर्सेनिक रिमूव भी नहीं कर पा रहे तो मैक्सिमम हम 0.05 तक यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। लेकिन जैसे 0.05 से ज्यादा हो जाएगा तो वो वाटर हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका भी बहुत टेस्टिंग प्रोसीड्यूर है, वो केमिकल टेस्ट है।
वो हमारा एक्चुअली टेस्टिंग प्रोसीड्योर हमारा सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है, कहाँ से आ रहा है, परमिसिबल लिमिट क्या है, ठीक है, पब्लिक पॉइजनस टू पब्लिक हेल्थ, ठीक है, तो ये सारा आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारी डिजॉल्व गैसेस है। वाटर में अगर बहुत सारे डिजॉल्व गैसेस है, जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब रहेगा, तो वो भी सेहत के लिए हानिकारक है। उसको भी हम टेस्ट करेंगे। उसको जितना जितना ज्यादा डिजॉल्व गैस है उसको रिमूव करेंगे। उसका रिमूवल की बहुत सारी प्रोसीड्यूर है, वो हम डिस्कशन करेंगे, ट्रीटमेंट नहीं। उसके बाद डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेश वाटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन डिटरमिन कर, अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का डिटरमिन करने के बाद हम ये कंक्लूजन में आ सकते हैं वाटर प्योर वाटर है या पोल्यूटेड वाटर है, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन के साथ टेम्परेचर क्या रिलेशन है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। डिजॉल्व ऑक्सीजन जनरली 5 to 10 ppm होता है, ठीक है। पोर्टेबल वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन जनरली 5 to 10 ppm होता है, ठीक है। इसका डिटरमिनेशन प्रोसीड्योर ये हम दो मेथड है इसका, केमिकल मेथड है और एक मीटर है, डिजॉल्व ऑक्सीजन मीटर कहते हैं। वो भी हमारा सिलेबस में अवेलेबल है। डिजॉल्व ऑक्सीजन मीटर में लेबोरेटरी में है, हम वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेंट। नाइट्रोजन कंटेंट, अगर किसी वाटर में नाइट्रोजन कंटेंट रहेगा तो उसमें हम कंक्लूजन में आ सकते हैं उसमें थोड़ा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कंटेंट कितना अमाउंट है वो भी हम डिटरमिन करेंगे। उसके बाद उसको रिमूवल के लिए हम ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर करेंगे। बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर हम वहाँ पे एडॉप्ट करेंगे। और नाइट्रोजन, बहुत सारे नाइट्रोजन का क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत सारी फॉर्म में रहता है। ये जनरली अमोनिया नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, नाइट्राइट नाइट्रोजन और नाइट्रेट नाइट्रोजन, ठीक है। और अमोनिया नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के दोनों को एक कंबाइंड नाम है जिसका नाम है जिलदार नाइट्रोजन, जिदाल नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का डिफरेंट फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म में वाटर में नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है। जैसे कि अमोनिया नाइट्रोजन, फ्री अमोनिया इंडिकेट, अगर किसी वाटर में अमोनिया रहेगा तो उसको इंडिकेट करेगा जो ऑर्गेनिक मैटर का फर्स्ट स्टेज डिकम्पोजिशन है, कि ऑर्गेनिक मैटर तो डिकम्पोज होता रहता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा। तो अगर किसी वाटर सैंपल से फ्री अमोनिया निकल रहा है तो उसका मतलब है उसमें बहुत ही उसको डिकम्पोजिशन शुरू हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, ये इंडिकेशन है। अगर किसी वाटर सैंपल को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन रहेगा, किसी वाटर सैंपल में अगर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन रहेगा तो इंडिकेट करेगा the quantity of nitrogen present in water in form of undecomposed organic matter, ठीक है। अगर किसी वाटर सैंपल में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अवेलेबल है तो वो डिटरमिन करेगा कितना ऑर्गेनिक मैटर वो डिकम्पोज नहीं हुआ है, अनडिकम्पोज कंडीशन में रहेगा, तो ये उसका इंडिकेशन है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। फ्री अमोनिया इंडिकेशन है डिकम्पोजिशन शुरू हुआ है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इंडिकेट करेगा अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद है नाइट्राइट। नाइट्राइट बहुत ही हार्मफुल है, ये बिल्कुल नील होना चाहिए। नाइट्राइट है पार्शियली डिकम्पोज, आधे डिकम्पोज हो रहा है, ये बहुत ही सेहत के लिए हानिकारक है, ये बिल्कुल नील होना चाहिए। उसके बाद है नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट और फुल्ली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को इंडिकेट करते हैं। अगर किसी वाटर सैंपल में नाइट्रेट रहेगा तो हम ये कंक्लूजन में आ सकेंगे कि ये उस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक फुल्ली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है। इसका भी एक परमिसिबल लिमिट है। और इसकी वजह से नाइट्रेट अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा, नाइट्रेट अगर ज्यादा मात्रा में, तो एक डिजीज है जिसे कहते हैं मिथेमोग्लोबिनेमिया, जिसे ब्लू बेबी डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। ब्लू बेबी डिजीज, ये बहुत ही फेमस नाम है, ब्लू बेबी डिजीज, और इसका साइंटिफिक नेम है मिथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। ये जनरली नाइट्रेट की वजह से होता है। नाइट्रेट का परमिसिबल लिमिट जो एक्सेप्ट करेगा तो उसकी वजह से मिथेमोग्लोबिनेमिया होता है, और इसका जनरल नाम है ब्लू बेबी डिजीज, ठीक है। और कुछ बैक्टीरियोलॉजिकल कुछ टेस्ट है
वो भी हम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर में जनरली अवेलेबल रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब भी हम वाटर बोर्न डिजीज होता है जिसकी वजह से कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस ये सब होता है। तो बैक्टीरियोलॉजिकल बहुत सारी कोलिफॉर्म टेस्ट है, बैक्टीरियोलॉजिकल बहुत फेमस टेस्ट है, कोलिफॉर्म टेस्ट है। इसका डिटेल्स हमारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो नाम जान लो, कोलिफॉर्म टेस्ट करते हैं बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो कोलिफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अप टू दैट किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। सर इसमें इतने मेटल्स थे सर? हाँ, क्या बोलो, क्या बोल रहे थे? बोल रहा है सर कि इतने मेटल थे इसमें कि और भी थे? कितने मेटल? इतने ही मेटल थे इसमें। मेटल कितने थे? अच्छा, वो बहुत सारी जो आर्सेनिक, फ्लोराइड, कैडमियम, वो सब के बारे में। वहाँ पे जनरली एक्चुअली मेन जो मेटल है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन है। ऐसे तो बहुत सारी मेटल है, ठीक है, बहुत सारी यह है, पूरा सारा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। जो मेन फैक्टर है, मेन जो मेटल, जैसे आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड गैस हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, उसके बाद मार्करी है, कैडमियम तो बहुत ही कार्सिनोजेनिक है, ये मार्करी, कैडमियम, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट देखते हैं, और ये जो ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड है वो जनरली IS 10500 2012 में ये है, IS 10500 स्टैंडर्ड लिमिट, IS 10500 ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड। ये डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके देख लेना। इसके ऊपर से बहुत सारी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, MCQ टैग आता है। व्हाट इज एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट, दोनों का डिफरेंस क्या है? एक्सेप्टेबल लिमिट है ये हम यूज करने के, ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट है इतना लिमिट तो हम वाटर को यूज करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, इतना लिमिट हम यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर परमिसिबल लिमिट, अगर कोई जगह पे ये एक्सेप्टेबल लिमिट हम नहीं ला पा रहे, ट्रीटमेंट करने के बाद भी एक्सेप्टेबल लिमिट हम अटेन नहीं कर पा रहे, तो अब हम क्या करेंगे, ये परमिसिबल लिमिट को हम इतना लिमिट तक हम वाटर जो पैरामीटर है इतना लिमिट तक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे अगर इस परमिसिबल लिमिट से अगर कोई वैल्यू ज्यादा होगा तो उस वाटर को रिजेक्ट कर देंगे। एक्सेप्टेबल लिमिट आप जनरली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्थ हैजर्ड। अगर कोई जगह पे वाटर का क्वालिटी इतना खराब है जिसकी वजह से हम एक्सेप्टेबल लिमिट अटेन नहीं कर पा रहे, तो उस जगह पे हम ये परमिसिबल लिमिट इतना मैक्सिमम इतना लिमिट तक हम वाटर को यूज कर पाएंगे, ठीक है। अगर किसी पैरामीटर इतना लिमिट तक रहेगा तो वो यूज रहेगा, लेकिन इस परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अगर कोई पैरामीटर का वैल्यू ज्यादा है तो उसको वाटर को रिजेक्ट कर देंगे। ये दोनों डिफरेंस है, एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट कोई एलिमेंट के लिए दोनों सेम है। एक्सेप्टेबल लिमिट जो है परमिसिबल, जैसे कि ये ऑर्गेनिक एमोनिया, एक्सेप्टेबल लिमिट्स और परमिसिबल लिमिट दोनों सेम है, मतलब ये पैरामीटर हमें एक्सेप्टेबल लिमिट भी चाहिए, ठीक है। दोनों लिमिट का डिफरेंस समझ में आ गया, एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट? कोई डाउट? नो सर। और इसका IS कोड है 10500 2012, इसका 2012 में मॉडिफाई कर रखा है, ये डाउनलोड करके दे देना, रख लेना, क्योंकि ये इंटरव्यू में आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है। परमिसिबल लिमिट जनरली क्या परमिसिबल लिमिट? हाँ बोलो सर। टॉलरेबल लिमिट क्या होता है सर? हैं? टॉलरेबल लिमिट? टॉलरेबल, यस सर, राइट। वो टॉलरेबल इक्वल टू परमिसिबल होता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना तक हम यूज टॉलरेट नहीं सर, दोनों अलग अलग होता है सर, ऐसा होता है सर, मतलब कि दोनों में डिफरेंस है सर। दो है, एक है एक्सेप्टेबल लिमिट, है परमिसिबल लिमिट। हाँ राइट सर। टॉलरेबल लिमिट और एक ये, हाँ कहाँ से मिला है ये? तुमने टॉलरेबल लिमिट का बात कर रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? सर पढ़ा था कहीं सर, तो दोनों सर डिफरेंस होता है कुछ, मतलब दोनों में काफी मतलब डिफरेंस होता है सर।
देखो यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है, ठीक है। टॉलरेबल मतलब वो कितना तो हम यूज कर पाएंगे, वो जनरली परमिसिबल लिमिट के अंदर ही आता है, ठीक है। जो टॉलरेबल बोल रहे हैं ना, ये टॉलरेंस मैक्सिमम इतना तो हम यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा सर है मैंने तो पढ़ा था इसमें सर, टोटल डिजॉल्व गैस के अंदर मैंने पढ़ा सर, TDG अंदर पढ़ा था मैंने, तो सर उसमें क्लोराइड कंटेंट आता सर NaCl, तो उसमें सर जो परमिसिबल लिमिट था वो 250 ppm दे रखा था और टॉलरेबल लिमिट था वो 1000 ppm दे रखा था। तो सर इसमें काफी डिफरेंस है सर, तो मतलब ऐसा लगा मुझे नहीं, कि उसमें मतलब कुछ तो वो एक्सेप्टेबल लिमिट, और वहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट था। नहीं सर, एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं दे रखा था वहाँ पे, बस परमिसिबल और टॉलरेबल लिमिट दे रखा अलग अलग जगह पे अलग है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम दो लिमिट यूज करते हैं, एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट, और कोई अलग सर। स्टैंडर्ड के लिए परमिसिबल लिमिट को एक्सेप्टेबल लिमिट में, परमिसिबल लिमिट को कोई एक्सेप्टेबल लिमिट कंसीडर करता है, और यहाँ पे जो हम परमिसिबल लिमिट लिखता है उसको टॉलरेबल लिमिट कहते हैं, ठीक है। दोनों नाम अलग है, नाम ये दोनों दो ही लिमिट है, आइदर एक्सेप्टेबल लिमिट परमिसिबल लिमिट और परमिसिबल टॉलरेबल लिमिट। जहाँ पे परमिसिबल लिमिट टॉलरेबल लिमिट लिखा हो वहाँ पे परमिसिबल लिमिट मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट। ओके सर, समझ आ गया सर, आ गया अलग सर, अलग ठीक नाम है, अलग अलग जगह पे तुम उसको ठीक है सर। कोई अलग अलग कोड में अलग अलग नाम लिख रखा है, तो वो जस्ट कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक। तो यहाँ पे हम जनरली जो तुम परमिसिबल बोल रहे हो उसी के हम यहाँ पे एक्सेप्टेबल बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, समझ आ गया सर, ठीक है सर।